मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। परिवार में मेरी पत्नी शिवानी और 2 बच्चे हैं। मेरी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ हैं जो हर एक की ज़िंदगी में रहता है। मैं अब तक किराए के मकान में ही रह रहा हूँ, लेकिन मेरी कड़ी मेहनत के बाद अब अपना खुद का आशियाना बनाने में सफल रहा। वैसे तो यह किराए के घर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं शिवानी को उपहार के रूप में नया घर देना चाहता हूँ। मेरी पत्नी शिवानी नेचर लवर है। उसका हर चीज़ प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। यही कारण था कि जब आशीष ने मकान बनाने का निर्णय लिया तो उसने साफ शब्दों में कह दिया कि वह फ्लैट नहीं, अपना स्वतंत्र घर चाहती है, जिसे वह अपनी इच्छा अनुसार वास्तुशास्त्र के नियमों के मुताबिक बनवा सके। उसमें छोटा सा बगीचा हो, तरह तरह के फूल हों, यदि संभव हो तो फल और सब्जियां भी लगाई जा सके। लेकिन आशीष को वास्तुशास्त्र में विश्वास नहीं, किंतु शिवानी का वास्तुशास्त्र में घोर विश्वास था। उसका कहना था कि यदि इसमें कोई सच्चाई ना होती तो क्या बड़े बड़े लोग अपने घर और दफ्तर को बनवाने में वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते, या कमी होने पर अच्छे भले घर में तोड़फोड़ कराते। अपने कथन की सत्यता सिद्ध करने के लिए शिवानी ने विभिन्न अखबारों की कतरनें लाकर उसके सामने रख दी थी तथा इसी के साथ वास्तुशास्त्र पर लिखी एक पुस्तक को पढ़कर सुनाने लगे। हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि तथा आकाश के द्वारा हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी जैसे आंतरिक शक्तिवर्धक तत्व तथा गर्मी, प्रकाश, वायु तथा ध्वनि द्वारा बाहरी शक्ति प्रदान करता है। परंतु जब इन तत्वों की समरसता बाधा युक्त हो जाए तो हमारी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। मन की शांति भंग होने के कारण खिंचाव, तनाव तथा अस्वस्थता बढ़ जाती है। तब हमें अपनी आंतरिक और बाहरी शक्तियों को एकाग्र होकर निर्देशित करना पड़ता है, ताकि इनमें संतुलन स्थापित होकर शरीर में स्वस्थता और प्रसन्नता और सफलता प्राप्त हो। इन 5 तत्वों का संतुलन ही वास्तुशास्त्र है। आशीष ने देखा कि शिवानी एक पैराग्राफ कहीं से पढ़ रही थी तथा दूसरा कहीं से। जगह जगह उसने निशान लगा रखे थे। वह आगे और पढ़ना चाह रही थी कि उन्होंने यह कहकर उसे रोक दिया कि घर तुम्हारा है, जैसे चाहे बनवाओ, लेकिन खुद घर बनवाने में काफ़ी परिश्रम एवं धन की ज़रूरत होगी, जबकि उतना ही बड़ा फ्लैट किसी अच्छी कॉलोनी में उतने ही पैसों में मिल जाएगा। आप मेहनत की चिंता मत करो, वह सब मैं कर लूँगी। हाँ, धन का प्रबंध अवश्य आपको करना है। वैसे मैं बजट के अंदर ही काम पूरा कराने का प्रयत्न करूँगी। फिर यह भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही पूरा काम हो, बाद में भी सुविधा अनुसार दूसरे काम करवाए जा सकते हैं। अब आप ही बताओ, भला फ्लैट में इन सब नियमों का पालन कैसे हो सकता है? मैं छोटा ही सही लेकिन स्वतंत्र मकान चाहती हूँ। आशीष की सहमति पाकर वह आनंदित स्वर में कह उठी थी। आशीष ने शिवानी की इच्छा अनुसार प्लॉट खरीदा तथा मुहूर्त देखकर मकान बनाने का काम शुरू करवा दिया। मकान का डिज़ाइन शिवानी ने वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हुए अपनी वास्तुकार मित्र से बनवाया था। प्लॉट छोटा था, इसलिए सबकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए 2 मंजिला मकान का निर्माण करवाने की योजना थी। निरीक्षण के लिए उसके साथ कभी कभी आशीष भी आ जाते थे। तभी एक दिन सूर्य को डूबते देखकर शिवानी भाव विभोर होकर कह उठी थी, लोग तो सूर्यास्त देखने पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। देखो कितना मनोहारी दृश्य है। हम यहाँ एक बरामदा अवश्य निकलवाएंगे, जिससे चाय की चुस्कियों के साथ प्रकृति के इस मनोहारी स्वरूप का भी आनंद ले सकें। उस समय आशीष को भी शिवानी का स्वतंत्र बंगले का सुझाव अच्छा लगा। शिवानी की साल भर की मेहनत के बाद जब मकान बनकर तैयार हुआ तब सब बेहद खुश थे, खास तौर से आदित्य और हर्षिता। उनको अलग अलग कमरे मिल रहे थे। कहाँ पर अपना पलंग रखेंगे, कहाँ उनकी पढ़ने की मेज रखी जाएगी। सामान शिफ्ट करने से पहले ही उनकी योजना बन गई थी। अलग से पूजा घर, दक्षिण पूर्व की ओर रसोई घर तथा अपना बेडरूम दक्षिण दिशा में बनवाया था, क्योंकि उसके अनुसार पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पूजा करने में मन को शांति मिलती है। उस ओर मुँह करके खाना बनाने में रसोई में स्वाद बढ़ता है।
तथा दक्षिण दिशा घर के मालिक के लिए उचित है, क्योंकि इसमें रहने वाले का पूरे घर में वर्चस्व रहता है। एक बार फिर मुहूर्त देख गृह प्रवेश कर लिया गया था। सब अतिथियों के विदा होने के बाद रात्रि को सोने से पहले आशीष ने शिवानी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा था, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी अथक मेहनत के कारण हमारा अपने घर का सपना साकार हो पाया है। अभी तो सिर्फ ईंट गारे से निर्मित घर ही बना है। अभी मुझे इसे वास्तव में घर बनाना है, जिसे देखकर मैं गर्व से कह सकूं, सुंदर मेरा घर, मेरा सुंदर घर, जहाँ प्यार, विश्वास और अपनत्व की सरिता बहती हो, जहाँ घर का प्रत्येक प्राणी सिर्फ रात बिताने या खाना खाने न आए, बल्कि प्यार के अटूट बंधन में बंधा वह शीघ्र काम समाप्त करके इस घर की छत की छाया के नीचे अपनों के बीच बैठकर सुकून के पल ढूंढे। शिवानी ने उसकी ओर प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा था। शिवानी ने ईंट गारे की बनी उस इमारत को सचमुच घर में बदल दिया। उसके हाथ की बनाई पेंटिंग्स ने घर में उचित स्थानों पर जगह ले ली थी। दीवार के रंग से मेल खाते पर्दे, वॉल हैंगिंग्स, लैंप आदि न केवल घर की मालकिन की रुचि का परिचय दे रहे थे, बल्कि घर की शोभा को दोगुना भी कर रहे थे। शिवानी ने न केवल ड्राइंग रूम बल्कि बेडरूम और रसोई घर को भी सामान्य साज सामान की सहायता व अपनी कल्पनाशीलता से आधुनिक रूप दे दिया था। साथ ही आगे बगीचे में उसने गुलदाउदी, गेंदा, गुलाब और रजनीगंधा आदि फूलों के पेड़ व घर के पीछे कुछ फलों के पेड़ और मौसमी सब्जियां भी लगाई थी। अपने लगाए पेड़ पौधे की देखभाल वह नवजात शिशु के समान करती थी। कब किसे कितनी खाद और पानी की ज़रूरत है, यह जानने के लिए उसने बागबानी से संबंधित एक पुस्तक भी खरीद ली थी। आशीष कभी कभी घर सजाने संवारने में पत्नी की मेहनत और लगन देखकर हैरान रह जाता था। एक बार वह साड़ी खरीदने के लिए मना कर देती थी, लेकिन यदि उसे कोई सजावटी या घर के लिए उपयोगी सामान पसंद आ जाता तो वह उसे खरीदे बिना नहीं रह सकती थी। शिवानी की मेरा सुंदर घर की कल्पना साकार हो उठी थी। धीरे धीरे 1 वर्ष पूरा होने जा रहा था। वह इस अवसर को कुछ नए अंदाज से मनाना चाहती थी, इसलिए घर में एक साधारण पार्टी का आयोजन किया गया था। घर को गुब्बारों और रंग बिरंगी पट्टियों से सजाया गया था। काम की हड़बड़ी में ऊपर के कमरे से नीचे उतरते समय शिवानी का पैर साड़ी में उलझ गया और वह नीचे गिर गई। सिर में चोट आई थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और पार्टी का मजा किरकिरा ना हो जाए, यह सोचकर चुपचाप दर्द को झेलती रही। आज मैं बहुत थक गई हूँ, अब सोना चाहती हूँ। पार्टी समाप्त होने पर शिवानी ने थकी स्वर में आशीष से कहा था, अब आलतू फालतू काम करोगी तो थकोगी ही, भला इतना सब ताम झाम करने की क्या ज़रूरत थी। आशीष ने सहज स्वर में कहा था। ऊपरी चोट के अभाव के कारण आशीष ने शिवानी की गिरने की घटना को गंभीरता से नहीं लिया था। जब शिवानी सुबह अपने समय पर नहीं उठी तब आशीष को चिंता हुई। जाकर देखा तो पाया कि वह बेसुध पड़ी थी। चेहरे पर अजीब से भाव थे, जैसे रात भर दर्द से तड़पती रही हो। आशीष ने फौरन डॉक्टर को बुलाकर दिखाया। डॉक्टर ने उसे शीघ्र ही अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देते हुए कहा कि गिरने के कारण सिर में अंदरूनी चोट आई है। सिर की चोट को कभी भी हल्के रूप में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी साधारण चोट भी जानलेवा हो जाती है। डॉक्टर की बात सच साबित हुई। लगभग 5 दिन जिंदगी और मौत की साए में झूलने के बाद शिवानी चिर निद्रा में सो गई। सभी सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी इस अप्रत्याशित मौत का समाचार सुनकर हक्के बक्के रह गए। शिवानी का अंतिम संस्कार करने के बाद आशीष ने घर में प्रवेश किया तो उसके कुशल हाथों से सजा सवरा घर उसे मुंह चिढ़ाता प्रतीत हुआ। उसके लगाए पेड़ पौधे कुछ ही दिनों में सूख गए थे। आशीष समझ नहीं पा रहा था कि वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करने के बाद भी घर वीरान क्यों हो गया। उनके जीवन में तूफान क्यों आया। उस समय वह आदित्य और हर्षिता को अपनी गोद में छिपाकर खूब रोया। तब नन्ही हर्षिता उसके आंसू पोंछते हुए बोली थी, डैडी, मम्मा नहीं है तो क्या हुआ, उनकी यादें तो हैं। आशीष ने बच्चों का मन रखने के लिए आंसू पोंछ डाले थे, लेकिन शिवानी का चेहरा उनके हृदय पर ऐसा जम गया था कि उसको निकाल पाना उसके लिए संभव ही नहीं था।
वह घर कैसा जहाँ खुशियाँ ही ना हों, प्यार ना हो, स्वप्न ना हों। आशीष के माँ पिताजी नहीं थे, सो शिवानी की माँ ने आकर उनकी बिखरती गृहस्थी को फिर से समेटने का प्रयत्न किया था। एक दिन सवेरे आशीष का मन टटोलने के लिए माँ जी ने कहा, बेटा, जाने वाले के साथ जाया तो नहीं जा सकता, फिर से घर बसा लो। बच्चों को माँ व तुम्हें पत्नी मिल जाएगी। आखिर मैं कब तक साथ रहूँगी? पापा, आप नई माँ ले आइए, हम उनके साथ रहेंगे। नन्हे आदित्य, जो नानी की बात सुन रहा था, ने भोलेपन से कहा और उसकी बात का समर्थन हर्षिता ने भी कर दिया। आशीष सोच नहीं पा रहे थे कि बच्चे अपने मन से कह रहे हैं या माँ जी ने उनके नन्हे मन में नई माँ की चाह भर दी है। वह जानता था कि शिवानी की यादों को वह अपने हृदय से कभी हटा नहीं सकता। फिर क्यों दूसरा विवाह कर वह उस लड़की के साथ अन्याय करे जो उसके साथ तरह तरह के स्वप्न सजोए इस घर में प्रवेश करेगी। 2 महीने बाद जाते हुए जब माँ जी ने दोबारा आशीष के सामने अपना सुझाव रखा तो वह एकाएक मना न कर सका। शायद इसकी वजह यह थी कि हर्षिता को अपनी नानी के साथ काम करते देखकर उसका मन बेहद आहत हो जाता था। कुछ ही दिनों में हर्षिता बेहद बड़ी लगने लगी थी। उसकी चंचलता कहीं खो गई थी। यही हाल आदित्य का भी था। जो आदित्य अपनी माँ को इधर उधर दौड़ाए बिना खाना नहीं खाता था, वही अब जो भी मिलता है बिना ना नुकुर के खा लेता था। बच्चों का परिवर्तित स्वभाव आशीष को मन ही मन खाए जा रहा था। सो माँ जी के प्रस्ताव पर जब उन्होंने अपने मन की चिंता बताई तो वे बोली थी, बेटा, यह सच है कि तुम शिवानी को भूल नहीं पाओगे। शिवानी तुम्हारी पत्नी थी तो मेरी बेटी भी थी। जाने वाले के साथ जाया तो नहीं जा सकता और ना किसी के जाने से जीवन ही समाप्त हो जाता है। आशीष को मौन पाकर माँ जी फिर बोली, तुम कहो तो रीता से तुम्हारी बात चलाऊं? तुम तो जानते ही हो, रीता शिवानी की मौसेरी बहन है। उसके पति का देहांत एक कार दुर्घटना में हो गया था। वह भी तुम्हारे समान ही अकेली है तथा स्त्री होने के साथ साथ एक बेटी वंशिका की माँ होने के नाते वह तुमसे भी ज़्यादा मजबूर और बेसहारा है। माँ जी की इच्छा अनुसार आशीष ने घर बसा लिया था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों जिस घर पर कभी शिवानी का एकाधिकार था, उसी घर पर रीता का अधिकार होना वह सह नहीं पा रहा था। रीता ने आशीष को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन बच्चों को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वैसे आशीष भी क्या उस समय वंशिका को पिता का प्यार दे पाए थे? घर में एक अजीब सा असमंजस, अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई थी। वह अपनी बच्ची को लेकर ज़्यादा ही भावुक हो उठती थी। रीता को लगता था उसकी बेटी को कोई प्यार नहीं करता है। घर में अशांति, अविश्वास, तनाव और खिंचाव देखकर बस एक बात उनके दिमाग को मतती रहती थी कि वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन कर बनाया यह घर प्रेम, ममता और अपनत्व का स्रोत क्यों नहीं बन पाया? आंतरिक और बाहरी शक्तियों के समरसता स्थापित क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों उनकी शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं? उनमें क्या कमी है? अपनी आंतरिक और बाहरी शक्तियों को निर्देशित कर उनमें संतुलन स्थापित कर क्यों वे न स्वयं खुद रह पा रहे हैं, न दूसरे को खुश कर पा रहे हैं? नई माँ की अपने प्रति बेरुखी देखकर हर्षिता और आदित्य अपने में सिमट गए थे, लेकिन बड़ी होती वंशिका ने दिलों की दूरी को पाट दिया था। वह माँ के बजाय हर्षिता के हाथ से खाना चाहती थी, उसी के साथ सोना चाहती थी, उसी के साथ खेलना चाहती थी। हर्षिता और आदित्य की आंखों में अपने लिए प्यार और सम्मान देखकर रीता में भी परिवर्तन आने लगा था। बच्चों के निर्मल स्वभाव ने उसका दिल जीत लिया था। यह वंशिका को हर्षिता और आदित्य के साथ सहज स्वाभाविक रूप में खेलता देख उसके मन का डर समाप्त हो गया था। एक बार आशीष को लगा था कि उनके घर पर छाई दुखों की छाया हटने लगी है। हर्षिता कॉलेज में आ गई थी तथा आदित्य और वंशिका भी अपनी अपनी कक्षा में प्रथम आ रहे थे। तभी एक दिन रीता ऐसी सोई कि फिर उठ ही नहीं सकी। पहले 2 बच्चे थे, अब 3 बच्चों की जिम्मेदारी थी, लेकिन फ़र्क इतना था कि पहले बच्चे छोटे थे, अब बड़े हो गए थे और अपनी देखभाल स्वयं कर सकते थे। वह अपना बुरा भला सोच और समझ सकते थे। हर्षिता ने घर का बोझ उठा लिया। अब आशीष भी हर्षिता के साथ रसोई तथा
अन्य कामों में हाथ बटाते तथा आदित्य और वंशिका को भी अपना अपना काम करने के लिए प्रेरित करते। घर की गाड़ी एक बार फिर चल निकली थी, लेकिन इस बार के आघात ने उन्हें इतना एहसास करा दिया था कि दुख सुख के बीच में हिम्मत ना हारना ही व्यक्ति की सबसे बड़ी जीत है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो वक्त के साथ चलता है वही जीवन के संग्राम में विजयी होता है। इस एहसास और भावना ने आशीष के अंदर के अवसाद को समाप्त कर दिया था। अब वे ऑफिस के बाद का सारा समय बच्चों के साथ बिताते या शिवानी द्वारा बनाए बगीचे की साथ संभाल करते तथा उससे बचे समय में अपनी भावनाओं को कोरे कागज पर उकेरते। कभी वे गीत बनकर प्रकट होती तो कभी कहानी बनकर। शीघ्र ही उनकी रचनाएं प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में स्थान पाने लगी थी। उनके जीवन को राह मिल गई थी। समय पर बच्चों के विवाह हो गए और वे अपने अपने घर संसार में रम गए। उनकी लेखनी में अब परिपक्वता आ गई थी। पेंट करवाने के लिए एक दिन आशीष ने अपने कमरे की अलमारी खोली तो कपड़ों में लिपटी एक डायरी मिली। डायरी शिवानी की थी। वे उसे खोलकर पढ़ने का लोभ छोड़ नहीं पाए। जैसे जैसे डायरी पढ़ते गए शिवानी का एक अलग ही स्वरूप उनके सामने आया था। एक कवित्री का रूप। पूरी डायरी कविताओं से भरी पड़ी थी। एक कविता सुंदर मेरा घर की पंक्तियाँ थी। क्षितिज के उस पार की सुखद सलोनी दुनिया को लाना चाहती हूँ। एक सुंदर घर बसाना चाहती हूँ, जहाँ तुम हो, जहाँ मैं हूँ। कविता लिखने की तिथि देखी तो विवाह की तिथि से एक माह बाद की थी। आशीष ने पूरी डायरी पढ़ ली तथा उसी समय शिवानी की कविताओं का संकलन करवाने का निश्चय कर लिया। 1 महीने के अधिक परिश्रम के बाद आशीष ने शिवानी की चुनी हुई कविताओं को संकलित कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाने के लिए प्रकाशक को दे दी थी। अचानक बज उठी फ़ोन की घंटी ने उनकी विचार तंद्रा को भंग किया। आदित्य का फ़ोन था। पापा, आप कैसे हैं? अपनी दवाइयाँ ठीक से लेते रहिएगा। आप हमारे पास आ जाइए। आपके अकेले रहने से हमें चिंता रहती है। बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत किया करो। वैसे भी मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ। जब भी इच्छा होगी मैं आ जाऊँगा। बच्चों की चिंता जायज़ थी, लेकिन वे इस घर को कैसे छोड़कर जा सकते हैं, जिसकी एक एक वस्तु में खट्टी मीठी यादें दफन हैं। साथ गुजारे पलों का लेखा जोखा है। 1-2 बार बच्चों के आग्रह पर आशीष उनके साथ गए भी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनके बरामदे से दिखते अनोखे सूर्यास्त की सुखद सलोनी लालिमा का आकर्षण उन्हें इस घर में खींच लाता था। वह उनकी प्रेरणा स्रोत थी। उसी से उन्होंने जीवन दर्शन पाया था कि जीवन भले ही समाप्त हो रहा हो, लेकिन आस कभी भी नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक अवसान के बाद सुबह होती है। और इसी सत्य पर इनकी कितनी ही रचनाओं का जन्म यहीं इसी कुर्सी पर बैठे बैठे हुआ था। वह अंदर जाने के लिए मुड़े ही थे कि स्कूटर की आवाज़ ने उन्हें रोक लिया। प्रकाशक के आदमी ने उनके हाथ में पत्रलिपि देते हुए मुख्य पृष्ठ के लिए कुछ चित्र दिखाए। एक चित्र पर उनकी आंखें ठहर गई। घर के दरवाजे से निकलती औरत और नीचे कलात्मक अक्षरों से लिखा हुआ था, सुंदर मेरा घर। चित्र को देखकर आशीष को एकाएक लगा मानो शिवानी ही घर के दरवाजे पर उसके स्वागत के लिए खड़ी है। वह शिवानी नहीं, बल्कि उसकी कल्पना का ही एक रूप था। आशीष ने बिना किसी और चित्र को देखे उस चित्र के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। आशीष जानते थे कि आने वाले कुछ दिन उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। पत्रलिपि का अध्ययन कर प्रकाशक को देना था। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलकर विमोचन के लिए तारीख को साकार करने का उनका यह छोटा प्रयास भर ही तो था। शायद अपनी अर्धांगिनी को श्रद्धांजलि देने का इससे अच्छा सार्थक रूप और भला क्या हो सकता था। दोस्तों, ये छोटी सी दुख भरी कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।